लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं अभी तक चैप्टर 2 के बारे में, अम्ल क्षारक और लवण के बारे में देख रहे हैं हम। और उस अम्ल क्षारक लवण के पोर्शन में हम अम्ल और क्षारक का पोर्शन अब ख़त्म कर चुके हैं। आखिरी क्लास में हमने पीएच पैमाने के बारे में पढ़ा था। अगर पीएच पैमाना याद नहीं रहता है तो केवल सिंपल से इतना याद रखो कि वो एक स्केल है। एक स्केल है जिससे क्या पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा अम्ल तीव्र है और कितना तीव्र है, उसको एक संख्या दे दी गई है ना। 0 से लेकर 14 तक का स्केल होता है। उस पर किसी भी विलियन में हम उस स्केल एक स्ट्रिप जैसी आती है, उसको डालें तो हमें पता चल जाता है वो विलियन का पीएच कितना होगा। 4 होगा, 5 होगा, 2 होगा, अगर क्षारक है तो 7 से ज़्यादा होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो पीएच पैमाना कुछ नहीं है, ये बताता है कि कोई अम्ल कितना अम्लीय है, कोई क्षारक कितना क्षारीय है। बस इतना ही याद रखना है पीएच के मामले में, है ना। मेन पीएच बस इतना ही है। इसके अलावा हम स्टार्टिंग से बात करें यदि, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देख चुके हैं। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा था अम्ल और क्षारक के सूचक के बारे में, है ना। प्राकृतिक सूचक होते हैं, संश्लेषित सूचक होते हैं और गंधीय सूचक भी होते हैं। नाम अपन याद कर चुके हैं। उसके बाद से अम्ल और क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ी थी। जैसे पहली अभिक्रिया पढ़ी थी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, या क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, लवण CO2 और पानी बनता है। अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया। फिर उसके बाद देखा था अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, लवण और पानी बनेगा। अम्ल क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, लवण और पानी बनेगा, है ना। आखिरी के तीनों केस में लवण और पानी बन रहा था। ये अभिक्रियाएं देखने के बाद हमने रुख किया जो समानता है, अम्ल और क्षारक में समानता है। उस समानता में हमने देखा कि दोनों में ही, अम्ल और क्षारक दोनों में ही कुछ आयन्स पाए जाते हैं। अम्लों में H+ आयन होते हैं और क्षारकों में OH- आयन होते हैं। इन आयनों के कारण से ही अम्लों का प्रभाव अम्लीय हो पाता है और क्षारकों का प्रभाव क्षारीय हो जाता है। यदि मैं सूखा हुआ अम्ल लूँगा या गैस के फॉर्म में अम्ल लूँगा तो वो लिटमस पेपर को लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शा पाएगा। क्यों? क्योंकि अम्ल किसी विलयन में होते हैं या पानी में होते हैं, तब ही वो अम्लीय प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। इसीलिए अम्ल का पानी के साथ जुड़ा हुआ होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद हमने पीएच पैमाना देखा। पीएच पैमाने की सिंपल डेफिनेशन याद रखना है हमको। पीएच पैमाना किसे कहते हैं? पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना है जो कि हमें ये बताता है कि अम्ल कितना अम्लीय है और क्षारक कितना क्षारकीय है। पीएच में पी का मतलब पुषांश होता है, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति, और पूरा अर्थ निकल कर आएगा हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच क्या दिखाता है? हाइड्रोजन की शक्ति दिखाता है। पीएच पैमाने में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। 0 से 14 तक अम्लीय प्रभाव होता है, अम्लों का मान होता है, और 0 से 7 तक अम्लों का मान होता है। 7 से 14 तक क्षारकों का मान होता है। यदि किसी विलयन का पीएच 7 होता है तो उसको हम उदासीन विलयन बोलते हैं। उदाहरण के लिए पानी का पीएच मान 7 होता है। यहाँ तक हम अभी तक देख चुके हैं। इसके बाद की यदि हम बात करें तो हमने कल देखा था पीएच का महत्व, कि हमारी दैनिक जीवन में पीएच कहाँ कहाँ उपयोगी है। सबसे पहला पॉइंट था, हम एक निश्चित परास के जीवन संभव, हमारा जीवन कब संभव है? जब हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसका पीएच 7 से 7.8 के बीच हो, तब ही हम उसी वातावरण में ज़िंदा रह सकते हैं। तो मनुष्य के ज़िंदा रहने के लिए वातावरण का पीएच 7 से 7.8 होना चाहिए। अगर अम्लीय होगा या उससे ज़्यादा क्षारकीय होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार से जो पानी गिरता है, पानी का पीएच कितना होना चाहिए? अम्लीय वर्षा कब कहलाती है? 5.6, 5.6। बहुत बढ़िया। 5.6 से यदि पीएच कम होता है तो उसको हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा यदि लगातार गिरती है तो वो जल स्रोतों में मिलेगी, और जल में रहने वाली मछलियाँ या जलीय जीव, उनका जीवन कठिन हो जाएगा। क्योंकि हम हो या जीव जंतु हों या पेड़ पौधे हों, एक निश्चित परास के पीएच में ही जीवित रह सकते हैं। परास मतलब रेंज, एक निश्चित रेंज होना चाहिए पीएच की, उसी में हम जिंदा रह सकते हैं।
हम हो चाहे जलीय जीव हो चाहे पौधे हो, कोई भी हो, उसी में एक ऑब्जेक्टिव भी आया था कि शुक्र ग्रह का वातावरण जो है, वायुमंडल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का बना हुआ है, H2SO4 का बना हुआ है। तो हम जैसे ही वहाँ पर उतरेंगे ना तो हम निपट जाएंगे, क्योंकि हम उस अम्लीय वातावरण में रह ही नहीं पाएंगे, हमारी शरीर की बनावट नहीं है ऐसी, है ना। इसीलिए वहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। कौन से ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर। उसके बाद हम अगर दूसरे महत्व की बात करें तो कृषि में बहुत महत्व है, क्योंकि अलग अलग फसलों के लिए एक विशिष्ट पीएच चाहिए पड़ता है। टमाटर के अगर पौधे बोना है तो टमाटर के लिए अलग हमको पीएच वाली मिट्टी चाहिए। अगर हमें मान लीजिए फूल बोना है, गुलाब बोना है, तो उसके लिए अलग मिट्टी चाहिए। अगर हमें कोई गेहूँ बोना है या सोयाबीन अनाज बोना है तो उसके लिए हमें अलग पीएच वाली मिट्टी चाहिए। तो सभी फसलों के लिए एक विशिष्ट पीएच चाहिए पड़ता है। किसान मिट्टी का परीक्षण करके वो मिट्टी का पीएच निकाल लेता है और उसके हिसाब से उसमें उर्वरक मिलाता है, ताकि मिट्टी का पीएच बना रहे और उसकी फसल अच्छी से अच्छी हो। आप लोग अगर जैसे अब कुछ बैरागढ़ के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, आप ये भी पता लगा सकते हो, आपको पता करना चाहिए कि अगर हम सोयाबीन बोने वाले हैं तो क्या हमारे खेत की मिट्टी का पीएच सोयाबीन के लायक है। हमको गूगल पर सर्च करके देखना चाहिए जब आपने पढ़ लिया है। और क्या अब जैसे हमने मान लो, देखो अभी सर्च करते हैं अपन खुद ही कि सोयाबीन के लिए पीएच मान कितना चाहिए पड़ता है। अच्छा, ये हर एक बीज के लिए अलग अलग होता है ना। ज़रूरी नहीं है जो गूगल पर निकल कर आएगा वो सनातन सत्य होगा, नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता, वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि बीज पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो बीज कौन सा रोपा जा रहा है और उसके लिए पीएच मान कितना चाहिए। लेकिन गूगल पे अप्रॉक्सीमेटली बता देगा हमें कि ये कितना पीएच की मतलब सोयाबीन को कितना पीएच चाहिए पड़ता है। सोयाबीन क्या बोलते हैं, सोयाबीन क्रॉप पीएच वैल्यू। सोयाबीन विल जनरली परफॉर्म वेल एट सॉइल पीएच लेवल बिटवीन 6 to 7, मतलब सोयाबीन की फसल के लिए पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। गूगल ने साफ बता दिया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम अपने खेत की मिट्टी का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। अगर उसकी पीएच जो है उसके मान 7 से ज़्यादा आ रहा है या 6 से कम आ रहा है तो चांसेस है सोयाबीन अच्छे से नहीं होंगे, है ना, जो कि नॉर्मली नहीं ही होता है ना। लेकिन हम फिर भी जब पढ़े लिखे हैं तो हम पता लगा सकते हैं, हम मिट्टी का पता लगा सकते हैं कि हमारी मिट्टी कहीं 6 या 7 से ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, फसल अच्छे से नहीं होगी, है ना। तो जब पढ़े लिखे होते हैं तो हमने पीएच का महत्व इसमें देखा कि मिट्टी के लिए भी महत्व ज़रूरी है। 2 बातें हो गई, एक तो जीवित रहने के लिए पीएच ज़रूरी है, कृषि के लिए ज़रूरी है। तीसरा है पाचन संबंधी पीएच। हमारे शरीर में अमाशय में अम्ल बनता है और वो अम्ल जो है खाने को डाइजेशन करने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन हम अनियमितता से खाते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं तो इस अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। उसको हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। इस समस्या से हल के लिए जो है हम दुर्बल क्षारक दवाई के रूप में लेते हैं। उदाहरण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस फॉर्मूला होता है, उसको लेने पर पेट की अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। तीसरा महत्व ये हो गया। चौथे महत्व की बात करें यदि तो हम दंत क्षय के बारे में लिख सकते हैं। ये दंत क्षय क्या होता है? दंत क्षय जो है हमारे मुंह का पीएच 5.5 के आसपास होना चाहिए। हमारे मुंह का पीएच 5.5 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अगर मुंह का पीएच इससे कम होता है, किस कारण से? दांतों में खाना लगा रहता है, हम टाइम पर ब्रश नहीं करते हैं, तो मुंह का पीएच जो है वो इससे कम हो जाएगा। उससे मुंह में अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता बढ़ने से क्या होगा? दांतों की जो ऊपरी परत है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, वो इनेमल हट जाएगा और दांत हमारे कैसे दिखने लगेंगे? पीले दिखने लगेंगे, है ना। इसीलिए इससे बचने के लिए हमको लगातार खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और सुबह उठने के बाद और रात में सोते समय हमको ब्रश करना चाहिए प्रॉपर टूथपेस्ट के साथ। और हमें कोशिश करना चाहिए हमारे हर कोने पर, मुंह के हर कोने पर वो टूथपेस्ट पहुँचे। इसलिए बाद में टूथपेस्ट का कुल्ला भी करते हैं ताकि वो क्षारीय माध्यम पूरे मुँह में फैल जाए और अम्लीयता ना बढ़े, जिससे हमारे दाँत जो है वो चिकने ना हो और चीज़ों को हम बराबर रूप से काट सकें। तो मुंह के लिए भी पीएच मान ज्ञात करना ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट था, कई जीवों के द्वारा प्रतिरक्षा में अम्ल छोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए चींटी या फिर मधुमक्खी।
मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मूला होता है CH3COOH। मेथेनोइक अम्ल होता है ना। और अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो बेफिक्र रहिए, अभी 4 चैप्टर में इसी को पढ़ने वाले हैं। मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल को ही दूसरी भाषा में फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। नहीं तो तुम बोलोगे कि पुस्तक में फॉर्मिक लिखा है, आप मेथेनोइक अम्ल बोल रहे हो। भाई दोनों सेम है, मेथेनोइक अम्ल बोलो या फॉर्मिक अम्ल बोलो, दोनों ही सेम है, दोनों का फॉर्मूला समान है। ठीक है। तो अब ये जैसे हमने चींटी का नाम लिया, ये मधुमक्खी का नाम लिया, ये तो अम्ल छोड़ते हैं। अब इनके इलाज के लिए हम क्षारक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से बुक बोलती है कि एक पौधा होता है नेटल का पौधा, उसमें जो है वो डंक के समान वो होते हैं, मतलब कांटे जैसे होते हैं। नेटल लिख देता हूँ मैं, नेटल एक बार बता देता हूँ। नेटल स्टिंग, नेटल पौधा होता है, एक प्लांट होता है जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, और इसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है। ये नेटल का पौधा होता है ना। और बोला जाता है कि ये जो है मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, अगर इसका डंक हमको लगता है नेटल का तो वो बहुत ज़्यादा जलन करता है। और अच्छी बात यह है कि प्रकृति इसका सपोर्ट करती है, और नेटल के पास ही डांक का पौधा भी पाया जाता है, और ये क्षारकीय प्रकृति का होता है। जब भी नेटल का पौधा लगा होगा तो उसके आसपास डांक का पौधा भी लगा हुआ होगा, और डांक जो है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। ये हमको सिखाना चाहते हैं कि प्रकृति देखो कितनी खूबसूरत है। यदि वो ओह शिट, मैंने हिस्ट्री क्लियर कर दी। प्रकृति हमें सिखाना चाहती है कि देखो प्रकृति में कितनी वो है, मतलब कितनी उदार है प्रकृति। अगर वो अम्लीय पौधा वहाँ पर लगा रही है तो उसके साथ साथ क्षारकीय प्रकृति की भी वहाँ पर डांक का पौधा मौजूद रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में मिलता है आपको, ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें कि हम नेटल के पौधे में एक तो कौन सा अम्ल पाया जाता है वो, और साथ ही साथ इसमें इसके इलाज के लिए हम आसपास क्या देखते हैं। तो आपको ये एक पैराग्राफ मिलेगा पीएच पैमाने पे, प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव होने के कारण से ये दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक के पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि नेटल का पौधा अम्लीय है तो डाक का पौधा कैसा होने वाला है? क्षारकीय होने वाला है, तभी तो इसके घिसने पर वो जलन ठीक हो जा रही है। नेटल पौधा अम्लीय है, किस अम्ल के कारण से? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही हम फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, है ना। अभी और पढ़ेंगे अपन, 4 चैप्टर में आएगा ये बहुत सारे। फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटियों में भी यही होता है, इसी को मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। चींटियों में भी यही होता है और मधुमक्खियों में भी यही होता है फॉर्मिक अम्ल, है ना। तो इसी के साथ हमारा पीएच पोर्शन और अम्ल क्षार का पोर्शन खत्म होता है। यहाँ पर कुछ टेबल बनी हुई है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है सिरका। सिरका वही है जो चाउमीन या मंचूरियन में ग्रेवी डालते समय वाइट वाइट डलता है ना, खट्टा होता है। सिरका डलता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है ना। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, या साइट्रिक एसिड भी बोल सकते हो। सिट्रिक बुक ने लिखा है तो सिट्रिक ही लिखोगे। सिट्रिक अम्ल होता है संतरे में। नींबू में भी सिट्रिक ही होता है, सेम है, देखो संतरा नींबू सेम है, सिट्रिक अम्ल, है ना। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। आपने टार्टरी नाम सुना होगा, कई बार लिया जाता है घरों में टार्टरी का नाम, और खट्टा पानी बनाने के लिए, फुल्की का पानी बनाने के लिए टार्टरी का इस्तेमाल किया जाता है ना। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध से बनी हुई चीज़ों में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है।
लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये दूध दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, और इसी कारण से खट्टा होता है उसका प्रभाव। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल जैसा है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल, है ना। तो ये था हमारा अम्ल और क्षारक वाला पोर्शन। अब हम पहुंच रहे हैं अपने आखिरी पोर्शन पे, लवण परिवार की तरफ, है ना। आप चाहो तो ये पूरा एक पोर्शन अच्छे तरह से कर सकते हो, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप आधा पोर्शन लवण परिवार के बारे में कर सकते हो। अगर आप लवण परिवार अच्छे से कर लोगे तो इसमें से क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, है ना, लवण परिवार के। तो अब हम क्या करते हैं, मेरी आवाज़ मेरे ख्याल से क्लियर होगी, आपको आ रही होगी आप तक आवाज़ क्लियर है मेरी? दो मिनट। देखो कौन कौन देख रहा, देख, हाय बोलो। इसमें तो अपन ही दिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, नहीं पढ़ा है, पढ़ाने के बाद आ रहे हैं हम। इसमें पढ़ा लें, उसमें नहीं पढ़ा पाते, उसमें माइक नहीं चलता। हाय बोलो सबसे, कोई रिप्लाई करो भैया। हेलो। बोलिए ना, हिचकी आ रही, जाओ पढ़ा रहे ना, हम थोड़ी देर में आ रहे थे। किड्स मोबाइल पे लगा लो, हिचकी आ रही यार, चल मैं लगा दे रहा किड्स से, हम से बोल रहे हैं। हाँ मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा मोबाइल दे दो। ये लगा दे, लगे काय की लगे, चलो हम आ रहे हैं। सॉरी, पीएच पैमाने तक अपना पोर्शन ख़त्म हो गया है। अब हमें लवण परिवार देखना है। तो लवण परिवार के लिए प्लीज़ इस पर ड्रॉ मत करना कोई वाइट बोर्ड पर। मैं वाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, इस पर लिख के बता देता हूँ। लवण परिवार में हम शुरुआत करने वाले हैं NaOH से। तो पहले NaOH बता दूं मैं, NaOH जो है वो लवण में नहीं आता है, लेकिन लवण से बनाया जाता है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे होते हैं। एक बार बुक पे देख लो NaOH, है ना। फिर NaOH के बाद अपन लवण परिवार पूरा देखते हैं। यहाँ देखो टॉपिक शुरू होता है साधारण नमक से रसायन। तो हमारा लवण परिवार, लवण शुरू नाम लेते से आना चाहिए आपके दिमाग में क्या, सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। उस नमक से यहाँ पर साधारण नमक, रसायनों को कच्चा पदार्थ, बहुत सारी चीज़ों में साधारण नमक का इस्तेमाल किया जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में ये बता रहे हैं केवल कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारक है, NaOH एक प्रकार का क्षारक है, लेकिन इसके निर्माण में हम कच्चे पदार्थ के रूप में नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक बोले तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सभी लोग परिचित हैं इस नाम से। तो NaOH क्षारक है, लवण नहीं है ये। लेकिन NaOH कैसे बनता है, किसी लवण से बनता है NaOH, इसलिए अपन को NaOH यहाँ पर पहले पढ़ा रहा है। इसलिए ये थोड़ा सा हट के टॉपिक है,
पूछा कम जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि नमक से NaOH कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर एक पात्र लिया हुआ है इन्होंने, इस पात्र में जो है एक झिल्ली लगाई हुई है, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। आपने 9th क्लास में कोशिका जब पढ़ा होगा तो आपने एक पढ़ा होगा कि कोशिका की जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें से कुछ पदार्थों को ही इधर-उधर जाने देती है, सबको नहीं जाने देती, है ना? एक छन्नी जैसी होती है, जो निश्चित चीज़ों को ही इधर से उधर जाने देगी, नहीं तो नहीं जाने देगी, ठीक है? तो इन्होंने एक पात्र लिया हुआ है, इस पात्र में नमक का पानी भर दिया, बीच में झिल्ली लगा दी और यहाँ से नमक का घोल डाल रहे हैं, मतलब नमक का घोल मतलब NaCl, पानी में घोलकर डाल रहे हैं यहाँ से। तो ये NaCl इधर से तरफ से जा रहा है और इसी बीच इन्होंने 2 ग्रेफाइट की छड़ें लगा दी हैं जो कि इलेक्ट्रोड की भांति काम कर रही हैं और इसको काय से कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से। इन दोनों छड़ों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, आयंस का ट्रांसफॉर्म होता है और जिस साइड एनोड लगा हुआ, एनोड मतलब पॉजिटिव, याद रखिएगा, एनोड मतलब पॉजिटिव, ये दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और दोनों इलेक्ट्रोडों का नाम होता है, प्लस वाले इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं और माइनस वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, है ना? याद रखना है, प्लस वाले इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं और माइनस वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। तो जैसे ही हम बिजली प्रवाहित करेंगे ना इन दोनों इलेक्ट्रोड में, तो होगा क्या? इस साइड से एक गैस बनेगी जो कि कौन सी है? क्लोरीन गैस। इस साइड से एक गैस बनेगी जो कि कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। और जो नमक का पानी यहाँ से डाला था ना, आयंस के चेंज होते होते अर्धपारगम्य झिल्ली से इस साइड निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा और यहाँ पर हमें नमक का घोल NaOH के साथ मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम नमक का घोल को थोड़ा सा स्किप कर दें तो हमें NaOH का घोल मिल जाएगा यहाँ पर। ये वही बात हो गई, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। आपने सुना होगा ना, एक बहुत फेमस भाषण है एक राजनेता का, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। ऐसे यहाँ पर भी इधर से नमक डालो, इधर से NaOH निकालो, है ना? लेकिन इतना आसान नहीं है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है पूरी। यहाँ से हमने नमक का घोल डाला, यहाँ आयंस इधर से उधर गए, ये देखो Cl माइनस OH माइनस Na प्लस H प्लस इधर उधर हुए, इधर से Cl इधर आया, Na इधर गया, है ना? इसी कारण से तो वो अभिक्रिया हो रही है। तो हुआ क्या? यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त हो गई, किस साइड? एनोड पर। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई और साथ ही साथ इसी साइड हमें NaOH का विलयन मिल जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? वो लिखा हुआ है। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है, स्विमिंग पूल में किया जाता है, PVC में किया जाता है। अब ये PVC क्या होता है? देखो, जल की स्वच्छता तो आप समझ सकते हो। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने नर्मदा जल पिया है, सभी ने पिया होगा भोपाल वासियों ने तो। लेकिन आप यदि ध्यान से कभी नर्मदा जी जाओ ना, तो वहाँ गंगा मतलब नर्मदा नदी का पीकर देखिएगा उस जल में, और अपने घर में जो जल आता है उसमें एक अजीब सी महक आएगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नदी से पानी निकाला जाता है पाइपों के माध्यम से, प्लांट में आता है, प्लांट में उसका शुद्धिकरण किया जाता है और वो शुद्धिकरण कैसे होता है? क्लोरीन से। एक्चुअली गैस नहीं होती क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन से ही बनता है। ब्लीचिंग पाउडर, राइटिंग पे ध्यान देना। शुद्धिकरण होने के बाद वो हमारे घर तक पहुंचता है। अगर नहीं करेंगे ना तो आपको पता है कि नहीं, नर्मदा नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, पता नहीं कितनी तो लाशें बहती हैं उसमें, हर दिन कुछ ना कुछ लाशें उसमें। जब लाशें बह रही हैं, इंसानों की हो गई, जानवरों की हो गई, इंसानों के मलमूत्र हो गए, वो सब उसमें बहता है, तो हम वो पानी तो पी नहीं सकते ना, जाहिर सी बात है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो पानी आता है उसको पहले शुद्ध किया जाता है, क्लोरीनीकरण किया जाता है उसका, ब्लीचिंग पाउडर से उसको ट्रीट किया जाता है, उसको तरह तरह के फिल्टर से निकाला जाता है और तब जाकर वो पीने लायक होता है ना? इसलिए हमारे घर में थोड़े से जो नर्मदा जल आता है उसमें अजीब सी महक आती है, वो क्लोरीन के कारण से ही आती है। तो जल की स्वच्छता में, जो स्विमिंग पूल जाओगे आप, किसी वाटर पार्क में जाओगे जब आप, तो इतना सारा टनों से पानी वो डेली थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी पानी को रिसाइकल करते रहते हैं। वही पानी, नीचे बड़े बड़े होल लगे रहते हैं स्विमिंग पूल में, वो पानी यहाँ से जाता रहता है, बगल में फ़िल्टर प्लांट लगा रहता है एक,
वो पानी फ़िल्टर होता है और वापस नलों के माध्यम से इसी स्विमिंग पूल में आता रहता है। तो स्विमिंग पूल में कई लोग जो है वो बाथरूम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम जब नहा रहे होंगे तो हमारी आँखों में जो जलन हो रही है वो बाथरूम की वजह से हो रही है, नहीं। एक्चुअली में वो पानी फ़िल्टर होके जो फ़िल्टर में जाता है ना, वहाँ पर क्लोरीन गैस होती है या ब्लीचिंग पाउडर होता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, और इस ब्लीचिंग पाउडर के कारण से हमारी आँखों में जलन होती है ना? हाँ, अगर नदी में नहा रहे हो और जलन हो रही है तो फिर मामला कुछ उल्टा हो सकता है, क्योंकि नदी में कोई ऐसा वो नहीं है। मैं तो मना ही करूँगा, अब नदियों में नहाने का औचित्य नहीं रहा है। जगह पे जाओ, घूमो, दर्शन करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है आजकल नदियों में नहाना। तो थोड़ा-सा सँभल कर नहाना चाहिए नदियों वगैरह में, है ना? स्विमिंग पूल में आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, आप स्वतंत्र हो, नहा सकते हो, नहीं नहाना है मत नहाओ। आपकी इच्छा है। तो इन दोनों की स्वच्छता के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लिखा है पीबीसी, ये क्या होता है? पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है, नोट डाउन करिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना? हिंदी में भी लिख सकते हो आप, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक्चुअली ये पीवीसी के पाइप हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं। आप देखोगे पुराने ज़माने की जो नदी मतलब घरों में फिटिंग होती है ना, नल की फिटिंग होती है, तो पहले लोहे के पाइप लगते थे, लेकिन आजकल वाइट कलर के प्लास्टिक के पाइप लगने लगे। वो प्लास्टिक नहीं है, वो पीवीसी है। क्या है? पीवीसी। अब घर पे अगर पाइप रखा हुआ हो ना, उसके साइड में कुछ लिखा रहता है, एक बार पढ़ के देखना, आप समझ जाओगे वो पीवीसी पाइप होते हैं, है ना? तो ये पीवीसी एक प्रकार का बहुलक होता है और इससे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, एक तरह से समझ लो प्लास्टिक ही है, लेकिन बहुत अलग स्ट्रॉन्ग टाइप का, है ना? थोड़ी-सी गर्मी भी बर्दाश्त कर सकता है, गर्म भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, लोहे के पाइप जो पहले आते थे उनमें जंग लग जाती थी, जिससे वो खराब हो जाते थे। उससे बचने के लिए अब जो है पीवीसी के पाइप लगने लगे हैं, तो पीवीसी के पाइप में क्या होती है, जंग नहीं लगती है। जंग नहीं लगती है तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है, और इनको जोड़ना बहुत आसान है। लोहे के पाइप को जोड़ने में बहुत तकलीफ होती थी। तो हमारे घरों में जो नल की फिटिंग हो रही है ना, उसमें पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पीवीसी बनाने के लिए सीएल चाहिए, है ना? क्लोराइड कहाँ से आएगा? सीएल से आएगा। रोगाणुनाशक बनाने के लिए, रोगाणुनाशक मतलब जो कई बार आप देखते हो ना, जो गंदी बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पाउडर छिड़का जाता है। तो कीटनाशक रहते हैं, वो रोगाणुनाशक रहते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए वो छिड़का जाता है। तो वो उसमें क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। सीएफसी कीटनाशक, कीटनाशक फसलों में इस्तेमाल किया जाता है, इल्ली वगैरह को मारने के लिए। तो उसमें भी क्लोरीन गैस चाहिए। और सीएफसी तो मेरे ख्याल से आप सभी समझते हो। कोई बताएगा सीएफसी का फुल फॉर्म? अरे नहीं यार, पता है आपको। अभी भी नहीं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत बढ़िया। चलो, आधा लिखने पे याद आया कम से कम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए जिम्मेदार थी? भूल गए, सब भूल गए। ओजोन परत के क्षारीकरण के लिए जिम्मेदार थी। ओजोन परत जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ना, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक परत है, ओजोन परत, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस के कारण से वो ओजोन परत जो है वो क्षरित हो रही थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाई जाती है? एसी और फ्रिज में पाई जाती थी, बोलना चाहिए, अब नहीं पाई जाती है। तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रही थी और ओजोन परत घट रही थी, जिसके कारण से सूर्य की पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंच रही थी। मेरे ख्याल से अब याद आ गया होगा, सबको पता है ये चीज़, ओजोन परत क्या होती है और कैसे उसका अपघटन हो रहा था, है ना? लेकिन अब हम CFC इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम CFC की जगह HFC इस्तेमाल करते हैं, और HFC जो है ओजोन परत के लिए अच्छी है। ठीक है? तो ये क्लोरीन के यूज़ लिखे हुए हैं। इधर H2 के बारे में लिखा हुआ है, ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया।
ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत अच्छे से जलता है। तो हाइड्रोजन की गाड़ियाँ धीरे-धीरे बन रही हैं अभी, लेकिन कंट्रोल नहीं है इसका दहन, इसलिए गाड़ियाँ अभी केवल नमूने बेस पे बनाई गई हैं, ज़्यादा मात्रा में चल नहीं रही हैं। लेकिन आप देखोगे जो रॉकेट होते हैं ना, रॉकेट जो स्पेस में जाते हैं, उन रॉकेट में हाइड्रोजन गैस ही इस्तेमाल की जाती है ईंधन के रूप में, है ना? इसलिए इन्होंने ईंधन लिखा हुआ है। मार्गरीन क्या होता है? मार्गरीन एक प्रकार का, आप ये समझ सकते हो, देखो मैं आपको सर्च करके बताता हूँ, मैं बोलता भी जाता हूँ जहाँ तक कि मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मार्गरीन होता क्या है, आजकल सस्ते बटर आने लगे हैं। अमूल बटर 40 रुपए का आता है ना, वैसे ही मार्गरीन जो है वो सस्ता बटर होता है। और सस्ता, ये देखो, हाँ मार्गरीन बहुत सस्ता होता है, ये अमूल मक्खन से बहुत सस्ता आता है। तो ये अभी मार्केट में चीज़ स्प्रिट के नाम से बिकता है। इसको क्या बोलते हैं यार, आप मार्केट में जाओगे ना तो एक यार 2 मिनट, उसका आता है एक कंपनी गो चीज़ करके भी, और एक और कंपनी है। तो वो अमूल का बटर आप देखोगे, अगर वो पैकेट 50 ग्राम का या 100 ग्राम का, वो अगर 60 रुपये या 50 रुपये का आ रहा है, तो ये केवल 10 या 20 रुपये में आ जाएगा। तो सस्ता बटर रहता है मार्गरीन। और वो काय से बनाया जाता है? हाइड्रोजनीकरण से बनाया जाता है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण से। वो तेल से बनता है, इसलिए सस्ता रहता है ना? उसको स्प्रिट बोलते हैं यार, पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ, एक आती है मार्केट में, मिल जाती है आसानी से। तो वो सस्ता बटर होता है, लेकिन हमारे लिए नुकसानदेह है। तो मार्गरीन वो होता है। और खाद के लिए अमोनिया, अमोनिया NH3 जो होता है ना, उसके लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अमोनिया बनवाने के लिए 2 गैसेस चाहिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तब जाके अमोनिया बनता है। और अमोनिया जो है वो खाद के लिए अच्छा है। खाद की वजह से उसमें नाइट्रोजन बढ़ता है, पौधों को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए पड़ता है। ये दोनों तत्व बृहद तत्व हैं और ज़्यादा मात्रा में चाहिए पड़ते हैं, इसलिए अमोनिया खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। NaOH का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। जब ग्रीस समझते होगे आप शायद, गाड़ियों के चक्के में डलता है, शटर के जो रिंग होते हैं उसमें डलता है ग्रीस। तो ग्रीस हटाने के लिए, अगर वो धातु पे चिपक गए तो कपड़े से कितना भी कर लो चिकनाहट बनी रहेगी, लेकिन अगर NaOH से इस्तेमाल करोगे तो वो हट जाएगा, चिकनाहट खत्म हो जाएगी। साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, साबुन के निर्माण के लिए NaOH का इस्तेमाल करेंगे। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, यहाँ अपमार्जक 2 बार आएगा, ध्यान रहे, पर्यावरण में भी आएगा। यहाँ अपमार्जक का मतलब है डिटर्जेंट के रूप में। अपमार्जक को हम डिटर्जेंट बोलते हैं। मेरे ख्याल से डिटर्जेंट तो आप समझते ही होंगे। डिटर्जेंट मतलब होता है जो हम सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो, उसको अपमार्जक बोलते हैं। और कागज़ बनाने के लिए भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, फाइबर मतलब जो धागा होता है ना, धागा नॉर्मली हमको कपास से मिलता है, या रेशम का धागा होता है, कीड़ों से मिलता है, लेकिन हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं, उसके लिए NaOH की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये NaOH के, HCl2 के, H2 के, क्लोरीन गैस के उपयोग लिखे हुए हैं। H2 गैस, ये एक्चुअली में आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, NaOH का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है ना? तो ये याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब NaOH तो खैर हट के बात हो गई है, हालांकि उसको भी देखेंगे अपन, NaOH को भी। लेकिन बाकी के जितने भी लवण हम पढ़ने वाले हैं, जैसे विरंजक चूर्ण हमारा पहला लवण होगा, बेकिंग सोडा दूसरा होगा, बेकिंग सोडे के बाद धोने का सोडा, धावन सोडा एक लवण होगा। ये लवण के बारे में हमको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। पहला, जैसे विरंजक चूर्ण पढ़ेंगे हम, तो पहला हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक, ये पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। दूसरा पता होना चाहिए हमें इसका सूत्र। तीसरा पता होना चाहिए इसको बनाने की विधि। चौथा पता होना चाहिए उपयोग। हम अभी 3-4 लवण पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में यदि हमें ये 4 चीज़ें पता हैं तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ, है ना? तो अगर ये हर लवण के बारे में हमें ये 4 चीज़ें पता हैं तो आपसे बन जाएगा। अच्छा, अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलते हुए, ये 4 चीज़ें जो हैं वो लवण तो देखेंगे ही, विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, धावन सोडा, और एक और क्या रहेगा,
वो तो देखेंगे ही अपन, लेकिन अपन NaOH के लिए भी ये चीज़ें कर लेते हैं, है ना। NaOH के लिए भी, हालांकि NaOH लवण नहीं है, ये क्षारक है, लवण नहीं है ये, ध्यान रहे। लेकिन हम इस चीज़ से NaOH को भी वो कर लेंगे, लेकिन आखिरी में करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम बारी बारी से ये लवण देख ले रहे हैं। विरंजक चूर्ण सबसे पहला है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, बस ये धावन सोडा आखिरी है। और इसके धावन सोडे के बाद NaOH को इसी तरह से देखेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लोर क्षार अभिक्रिया है ये, यहाँ बोल्ड में लिखा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन देखेंगे आखिरी में। इसका मेन चीज़ ऑब्जेक्टिव यहाँ बनते हैं, तो ये मैंने बताया आपको। अब याद कैसे रखना है, वो टेस्ट वगैरह में पूछेंगे तो याद रखोगे। इसको हाईलाइट कर लेना है ना, इसको हाईलाइट करना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ये, अगर हाईलाइटर है तो। अगर नहीं है तो हाईलाइटर लो भाई, हाईलाइटर के बिना काम नहीं चलेगा। हाईलाइटर इस तरह के आते हैं ना, अपन हाईलाइट करते हैं जो किसी लाइन को, तो जो भी बोला जाता है उसको हाईलाइट करोगे आप। हाइलाइटर आते हैं, आपने देखे होंगे, सभी के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो सोशल साइंस में तो बहुत ज़रूरी, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है वो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाइलाइटर इस तरह के आते हैं, अपन ऐसा कर दो बस एक बार, पूरी बुक नहीं करना होती है, ठीक है। पूरी बुक नहीं करना होती है, बस एक लाइन, जैसे मान लो उदाहरण के लिए क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखी हुई है, बस क्लोर क्षार को अपन हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ उपयोग हाईलाइट करना है, बस ऐसे हाईलाइट कर लेना है बस, ताकि बुक पढ़ो जब एग्ज़ाम टाइम में तो आप ये कर सकें। चलो धीरे धीरे अपन अब एक एक लवण देख लेते हैं। टाइम है क्या, कितना हो गया टाइम, 6:40 हो गया, टाइम नहीं है, मीटिंग बंद हो जाएगी अभी। एक काम करते हैं, सेकंड मीटिंग में जब 10 मिनट के गैप के साथ मिलते हैं। 6:40 हो रहा है, 6:50 पर एक बार फिर से ज्वाइन करो। मैसेज मत भेजा करो, मैं नहीं देख पाता हूँ। चलो मैसेज के रिप्लाई में अगली मीटिंग में दे देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लेनी है। 6:50। धारा पैसा था ही।